हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। खबर इंडिया में रुक करेंगे कुछ अहम खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। लुधियाना ब्लास्ट पर पंजाब से दिल्ली तक हलचल। अमित शाह ने सीएम चन्नी से बात की, पंजाब की सुरक्षा हालातों का लिया ब्यौरा। गृह मंत्री अमित शाह का यूपी दौरा, अयोध्या में रामलला के करेंगे दर्शन। 3 रोड शो और 21 सभाओं को करेंगे संबोधित। आज अयोध्या और बहराइच दौरे पर सीएम योगी, यूपी के 6 जिलों को मिलेंगे आयुष अस्पताल, 250 आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी का भी करेंगे उद्घाटन। हरीश रावत की नाराजगी के बाद डैमेज कंट्रोल में जुटी कांग्रेस, आज राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे हरीश रावत, बीच का रास्ता निकालने की है कोशिश। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, सेना ने 2 आतंकियों को घेरा, मुठभेड़ जारी। प्रधानमंत्री मोदी की हल्द्वानी में होने वाली जनसभा अब अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के बजाय एमबी इंटर कॉलेज में होगी। प्रशासन की ओर से जनसभा के लिए पुख्ता तैयारियां की जा रही हैं। आपको बता दें कि हल्द्वानी में पीएम मोदी की ये पहली ऐतिहासिक जनसभा होगी। इससे पहले 24 दिसंबर को जनसभा गोलापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में प्रस्तावित थी। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट, जिलाधिकारी डीएस गर्ब्याल, एसएसपी पंकज भट्ट समेत अन्य अधिकारियों की ओर से बुधवार को प्रस्तावित स्थल का दौरा किया गया। लुधियाना कोर्ट कॉम्प्लेक्स में बम धमाके के बाद पंजाब से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा हुआ है। इस धमाके में फिदायीन हमले से लेकर टिफिन बम और खालिस्तानी आतंकियों का एंगल सामने आ रहा है, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब के सीएम चरणजीत चन्नी से बात की है। शाह ने चन्नी से ब्लास्ट और पंजाब के सुरक्षा हालात को लेकर ब्यौरा लिया, जिसके बाद पंजाब सरकार को केंद्र से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। वहीं इस मामले में अब सामने आ रहा है कि धमाके के पीछे पाकिस्तान में बैठे खालिस्तानी दहशतगर्द हो सकते हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम बब्बर खालसा का सामने आ रहा है। इस धमाके में आईईडी का इस्तेमाल करने की भी आशंका है। लोकसभा के शीतकालीन सत्र के खत्म होते ही गृह मंत्री अमित शाह मिशन मोड में आ गए हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में फिर से बीजेपी की जीत के लिए अमित शाह आज से अपना सियासी दौरा शुरू करने वाले हैं। आपको बता दें, अमित शाह अपने आने वाले दिनों में 10 दिन में 7 दिन यूपी का दौरा करेंगे। इसकी शुरुआत 24 दिसंबर को प्रयागराज से होगी। मिली जानकारी के मुताबिक गृह मंत्री इस दौरान अयोध्या में रामलला के दर्शन भी करेंगे और रोड शो में भी शामिल होंगे। साथ ही वो अपनी इस यात्रा के दौरान करीब 140 विधानसभा क्षेत्र को कवर करने के लिए 21 सभाएं और 3 रोड शो करेंगे। इस रोड शो अयोध्या के अलावा सीएम योगी के गृह क्षेत्र गोरखपुर और बरेली में होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या दौरा है। सीएम योगी आज अयोध्या में सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी होंगे। इसके अलावा वो उन्नाव, गोरखपुर, हरदोई, संभल, मिर्जापुर के लिए 50-50 बेड के इंटीग्रेटेड आयुष हॉस्पिटल और 250 आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी और आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर का भी उद्घाटन करेंगे। अयोध्या में योगी आदित्यनाथ जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद वो बहराइच भी जाएंगे, जहां वो 35 करोड़ के 98 प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सीएम योगी आज अयोध्या नगर स्थित जीआईसी ग्राउंड में आयोजित होने वाला आरोग्य आयुष मेला का उद्घाटन करेंगे। सीएम योगी आज अयोध्या में 2 दिवसीय आरोग्य आयुष मेले का उद्घाटन करेंगे और राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। 2 दिवसीय आरोग्य आयुष मेले का आयोजन 24 से 25 दिसंबर तक किया जाएगा। कोरोना वायरस और ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए केसों को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि यूपी में रैलियों पर रोक लगनी चाहिए। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकार को यूपी विधानसभा चुनाव को भी कुछ समय टालने पर विचार करना चाहिए। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी की। दरअसल जस्टिस शेखर कुमार यादव की एंकल बेंच में जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही थी। इसी दौरान कोर्ट में भीड़ को देखते हुए जज ने पीएम मोदी से ये अपील की। हाईकोर्ट ने कहा कि पीएम मोदी और चुनाव आयुक्त प्रदेश में चुनावी रैलियों और जनसभाओं
पर रोक के लिए कड़े कदम उठाए। कोर्ट ने कहा राजनीतिक पार्टियों से कहा जाए कि वो चुनाव प्रचार टीवी और समाचार पत्रों के माध्यम से करे। कोर्ट ने कहा प्रधानमंत्री चुनाव टालने पर भी विचार करे, क्योंकि जान है तो जहान है। उत्तराखंड कांग्रेस के संकट को खत्म करने और नाराज हरीश रावत को मनाने के लिए कांग्रेस नेतृत्व सक्रिय हो गया है। पार्टी नेतृत्व की तरफ से हरीश रावत से बात की गई, जिसके बाद उन्हें दिल्ली बुलाया गया। उत्तराखंड कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण नेता इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता विपक्ष प्रीतम सिंह, प्रभारी देवेंद्र यादव को भी बैठक में बुलाया गया है। इस बैठक में बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी। आपको बता दें कि अलकमान की तरफ से बात करने के बाद से हरीश रावत के तेवर नरम है। इससे पहले बुधवार को रावत ने ट्वीट कर पार्टी से नाराजगी जताते हुए राजनीति से संन्यास लेने का इशारा किया था। आपको बता दें कांग्रेस महासचिव हरीश रावत गुरुवार रात दिल्ली पहुंच गए हैं। मध्य प्रदेश में लोग नए साल का जश्न खुलकर नहीं मना सकेंगे। आपको बता दें कि सरकार ने तत्काल प्रभाव से नाइट कर्फ्यू लगा दिया है, नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है। ऐसे में लोग रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक घर से नहीं निकल सकेंगे। आपको बता दें सरकार ने 17 नवंबर को नाइट कर्फ्यू सहित कोविड की सभी पाबंदियां हटा दी थी। वहीं अब 37 दिन बाद अब फिर से केस बढ़ने की वजह से नाइट कर्फ्यू लगाना पड़ा है। सरकार ने कहा कि जिम, कोचिंग, थिएटर, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल में 18 साल उम्र से ज्यादा के उन्हीं लोगों को एंट्री मिलेगी जिन्होंने दोनों डोज लगवा लिए। भारत सरकार ने भी कुछ गाइडलाइन जारी की है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि अब देर न करें, मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं, अनावश्यक भीड़ में ना जाएं, अनावश्यक जमावड़ा ना हो। और अब तक अगर किसी ने वैक्सीन का डोज नहीं लिया, टीका नहीं लगवाया, तो टीका जरूर लगवाएं। पहला लगा लिया हो तो दूसरे में देर ना करें। अगर समय की अवधि पूरी हो गई हो तो तुरंत दूसरा टीका भी लगवाएं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। शुक्रवार सुबह एनकाउंटर अरवानी इलाके के मोहम्मदहाल में शुरू हुआ। इस बात की जानकारी कश्मीर जोन पुलिस ने दी है। खबर है कि इलाके में आतंकवादी है। पुलिस ने ट्वीट किया है कि अनंतनाग के मोहम्मदहाल इलाके में मुठभेड़ शुरू हो गई है। पुलिस और सुरक्षा बल अपना काम कर रही है। आपको बता दें अभी 2 आतंकियों के घेरे जाने की खबर सामने आई है। वहीं एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है। फिलहाल सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। यूपी चुनाव की सियासत में 5 साल के बाद गाय एक बार फिर मुद्दा बन गई है। काशी में आए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा गाय और गोबर धन की बात करना कुछ लोगों ने गुनाह बना लिया है। गाय कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है, हमारे लिए गाय माता है, पूजनीय है। गाय का सियासत के केंद्र में आना कोई नई बात नहीं है। 2017 के विधानसभा चुनाव से ठीक 5 महीने पहले दिल्ली के टाउन हॉल से पीएम ने कहा था गौरक्षा का दावा करने वाले 80% लोग असामाजिक काम में शामिल मिलेंगे। ये लोग अपनी दुकानें चला रहे हैं। गाय की बात करना, गोबर धन की बात करना, कुछ लोगों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जैसे कोई गुनाह कर रहे हैं, गुनाह बना दिया है। गाय कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है, हमारे लिए गाय माता है। 17 जून 2021 को बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन पर हुए ब्लास्ट मामले में शामली गैंग पर चार्जशीट दाखिल की गई है। इस मामले को एनआईए ने 23 दिसंबर को बिहार के पटना कोर्ट में 2 सगे भाइयों समेत शामली के 4 आतंकियों के खिलाफ चार्जशीट लगाई है। जांच में पाया कि इनमें नासिर ने पाकिस्तान गया था और विस्फोट करने की ट्रेनिंग ली थी। इन आतंकियों का मकसद लंबे रूट पर जाने वाली ट्रेन में विस्फोट कर ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान लेना था। 5वां आतंकी पाकिस्तान में रह रहा है। आपको बता दें 17 जून 2021 का है।
दंगा रेलवे स्टेशन पर कपड़े की गठरी में एक विस्फोट हुआ, जिसके बाद गठरी में तेज धमाके के साथ आग लग गई। ये गठरी पार्सल की गई थी, जिसके बाद दरभंगा में थाने में केस दर्ज किया गया। पहले बिहार पुलिस ने विस्फोट की जांच की, बाद में 24 जून को ये केस NIA के पास चला गया। क्रिसमस और नए साल के जश्न को लेकर महाराष्ट्र में पिंपरी चिंचवाड़ के नगर आयुक्त ने एक नया आदेश जारी किया है। इस आदेश में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति कोविड पर राज्य सरकार के दिशा निर्देश अनुसार का उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा तो उस पर IPC की धारा 188 के तहत मामला दर्ज होगा। साल 8829 के महामारी कानून के सेक्शन 3 में इस बात का जिक्र किया गया है कि अगर कोई सरकारी नियमों को तोड़ता है तो उसे IPC की धारा 188 के तहत दंडित किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने क्रिसमस के आगामी त्योहार के लिए गुरुवार को नए निर्देश जारी किए। सरकार ने सभी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए और धार्मिक स्थलों के अंदर और बाहर दोनों जगह भीड़ से बचते हुए क्रिसमस के दौरान साधारण समारोह करने की इजाजत दी है। वहीं 24-25 दिसंबर की रात चर्च जाने वाले लोगों को सभी चर्चों की 50% क्षमता तक ही अनुमति होगी, जिसमें सैनिटाइजेशन, फेस मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग अनिवार्य होगी। देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के अब तक 346 मामले हो चुके हैं। कोविड की तीसरी लहर से बचने के लिए केंद्र और कई राज्य सरकारों ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। कोविड खासकर ओमिक्रॉन के मद्देनजर यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने भी इस संबंध में अफसरों की मीटिंग में क्रिसमस और नए साल पर होने वाली भीड़ पर रोक लगाने के संबंध में सख्त निर्देश दे दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार शाम हुई मीटिंग में अफसरों को त्वरित और प्रभावी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, कोविड टेस्ट में तेजी लाने, वैक्सीनेशन में इजाफा करने के साथ साथ हेल्थ के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही राज्यों की हर संभव मदद करने के लिए केंद्रीय टीम जरूरतमंद राज्यों में भेजने की बात कही गई है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस के खतरनाक ओमिक्रॉन वेरिएंट से अब तक 341 लोग संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए PM नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की है। मीटिंग के बाद PM मोदी ने देशवासियों को भी सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी है। दिल्ली में फिर कोरोना के आउट ऑफ कंट्रोल हो जाने का डर है। दिल्ली में लगातार 3 दिनों से कोरोना के 100 से ज्यादा केस आ रहे हैं, तो ओमिक्रॉन केस में दिल्ली दूसरे नंबर पर है। तो वहीं बढ़ते मामले को देखते हुए महाराष्ट्र, दिल्ली के बाद तेलंगाना और गुजरात में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा बढ़ता जा रहा है। तेलंगाना के गाँव में स्वैच्छिक लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि देश में ओमिक्रॉन के मामले 300 के पार हो गए हैं। यूपी में कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। 24 घंटे में कोरोना के 31 नए मामले सामने आए हैं। इस बीच रिकवर हुए मरीजों की संख्या 12 के पार हो चुकी है। आपको बता दें कि इसी के साथ एक्टिव केस बढ़कर 236 हो गए हैं। सबसे ज्यादा कोरोना के मामले गौतम बुद्ध नगर में 11 पॉजिटिव केस मिले हैं। मेरठ में 2 केस मिले हैं। इस बीच कोरोना संक्रमित पाए गए पूर्व CM के परिवार के सदस्यों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए गुरुवार को भेजे गए। संपर्क में आए अन्य लोगों की कॉन्टैक्ट टेस्टिंग जारी है। राजस्थान में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 29 नए मरीज मिले हैं, जो 5 अगस्त के बाद केसों में सबसे ज्यादा केस है। सबसे ज्यादा केस जयपुर में पाए गए हैं। जयपुर के अलावा उदयपुर, प्रतापगढ़, सीकर, अजमेर समेत कुल 11 जिलों में मरीज पाए गए हैं। वहीं 12 मरीज इस बीमारी से आज रिकवर हुए हैं। आपको बता दें कि राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर अब 245 हो गई है। दिल्ली में लगातार चौथे दिन भी हवा की हालत काफी खराब है और सर्दी बढ़ने के साथ वायु प्रदूषण में एक बार फिर से अचानक इजाफा देखने को मिल रहा है। शुक्रवार सुबह AQI 425 दर्ज किया गया। हवा की कम रफ्तार की वजह से वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में रही। इससे पहले गुरुवार को शहर का 24 घंटे का औसत AQI 423 दर्ज किया गया। बुधवार को AQI 407 था। हरियाणा के फरीदाबाद में गुरुवार को AQI 452, गुरुग्राम में 362 रहा, जबकि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 411, ग्रेटर नोएडा में 412 और नोएडा में 412 दर्ज किया गया। आपको बता दें कि ये बहुत खराब की श्रेणी में आता है। मौसम विज्ञानियों ने बताया कि उत्तम पश्चिमी भारत को प्रभावित करने वाले पश्चिमी विक्षोभ की वजह से हवा की रफ्तार कम होने से प्रदूषक तत्व जमा हो गए हैं। इस बीच दिल्ली में न्यूनतम तापमान बढ़कर 5.5 डिग्री सेल्सियस तक गया, जबकि अधिकतम तापमान 23.1 डिग्री रहा, जो सामान्य से 2 डिग्री कम है।
सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज 23वें दिन पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। देश कई राज्यों में अभी भी पेट्रोल के दाम 100 रुपये से ऊपर चल रहे हैं। देश में तेल के दाम अभी आम आदमी की जेब पर असर डाल रहे हैं। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 95.41 रुपये जबकि डीजल का दाम 46.67 रुपये प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 109.98 रुपये और डीजल की कीमत 94.14 रुपये प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल का दाम 104.67 रुपये जबकि डीजल का दाम 98.79 रुपये लीटर है। वहीं चेन्नई में भी पेट्रोल 101.40 रुपये लीटर है तो डीजल 91.43 रुपये लीटर है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पेट्रोल 100 रुपये चल रहा है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत सबसे ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ की तहसील इगलास विधानसभा में अपने बाबा चौधरी चरण सिंह के 119वीं जयंती के मौके पर उनकी कर्मभूमि पर जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। जानकारी के अनुसार आरएलडी सपा गठबंधन के बाद अलीगढ़ की तहसील इगलास विधानसभा क्षेत्र में आयोजित रैली में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव समेत आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी को सुनने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। अपने दोनों नेताओं को सुनने के लिए सुबह से ही ग्रामीण जनसभा स्थल इगलास में पहुंचना शुरू हो गए थे। भीड़ का आलम यह था कि कार्यकर्ताओं समेत ग्रामीण क्षेत्रों से दोपहर तक जनसभा स्थल पर भारी तादाद में भीड़ उमड़ पड़ी है। आरएलडी के अध्यक्ष चौधरी जयंत ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज अलीगढ़ की इगलास मिनी छपरौली में बड़ा आयोजन हो रहा है। चौधरी अजीत सिंह आज नहीं है, बिना उनके आज मैं यहाँ हूँ। मेरे लिए ये पल बहुत भावुक पल है। बीजेपी के जिला कार्यालय पर गुरुवार को प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। बैठक में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा को लेकर जिले के बीजेपी नेता और पद अधिकारियों ने रणनीति तैयार की। गौरतलब है कि 26 दिसंबर को बीजेपी की जन विश्वास यात्रा जहांगीरपुर से बुलंदशहर की सीमा में प्रवेश करेगी। 2 दिन जनपद के अलग अलग स्थानों पर यात्रा का भव्य स्वागत होगा। बैठक में मौजूद बीजेपी नेताओं ने लोगों से जन विश्वास यात्रा में बड़ी से बड़ी संख्या में पहुंचने का आह्वान किया है। जन विश्वास यात्रा के दौरान डिबाई विधानसभा क्षेत्र के दौलतपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विशाल जनसभा होगी, जिसको लेकर बीजेपी जिला इकाई और जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जन विश्वास यात्रा के दौरान जिलों को लगभग 605 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। सूबे के सीएम द्वारा कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। इसी के साथ लगभग 350 करोड़ की लागत से बन रहे कल्याण सिंह राजकीय मेडिकल कॉलेज का भी शिलान्यास किया जाएगा। प्रदेश के वन और पर्यावरण राज्य मंत्री अनिल शर्मा ने कहा कि पिछले 5 साल के दौरान प्रदेश की जनता ने उत्तर प्रदेश सरकार पर जो विश्वास जताया है, उसे विश्वास का धन्यवाद देना जन विश्वास यात्रा का मकसद है। आपको ध्यान होगा शुरू की थी प्रदेश में, और जनता ने इस प्रदेश में गंदे छिचोरे अपराधी नेताओं को ध्वस्त करते हुए परिवर्तन करने का काम किया। 5 वर्ष जो पूज्य महाराज जी का जो उनका काम करने का जो कार्यशैली है, जिस तरीके से उन्होंने करप्शन को हटाने के लिए, अपराधियों को ध्वस्त करने के लिए जो काम किया है, तो उससे जो जनता में विश्वास जो पैदा हुआ है, उस विश्वास को दर्शाने के लिए, उस विश्वास के प्रति धन्यवाद देने के लिए यात्रा निकाली जा रही है। जो तैयारियां हैं उनके विषय में मंत्री जी ने काफ़ी विस्तार से बताया, मगर मैं भी आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारी जन विश्वास यात्रा आ रही है और वो हमें खुर्जा से प्राप्त होगी हमारे ज़िले के लिए। तो खुर्जा से पहासू होती हुई हमारे
डिबाई में प्रवेश करेगी। और डिबाई में दौलतपुर एक जगह है, बड़ा एक ग्राउंड है, वहाँ पे बड़ी एक विशाल जनसभा को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी संबोधित करेंगे। अयोध्या के क्षत्रिय बोर्डिंग में 15 दिवसीय अयोध्या महोत्सव का आगाज हुआ। मन्नप्रम दास छावनी के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास ने दीप जलाकर अयोध्या महोत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान 2100 महिलाओं ने दुर्दिया कार्यक्रम कर अयोध्या महोत्सव का शुभारंभ किया। 15 दिन अयोध्या महोत्सव में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें भगवान राम के जीवन से संबंधित कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। अयोध्या धार्मिक नगरी को लेकर अयोध्या की परिकल्पना भी नाट्य मंच के माध्यम से परिलक्षित की जाएगी। बता दें कि अयोध्या महोत्सव के संयोजक हरीश श्रीवास्तव ने बताया कि अयोध्या मेला 15 दिन चलेगा, जिसमें कवि सम्मेलन और विभिन्न तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। अयोध्या महोत्सव 15 दिवसीय जो आज आयोजित हो रहा है, आज से इसका शुभारंभ है, जिसमें 1100 कन्याओं का पूजन भी होना है और आज 2100 महिलाओं का इसमें कार्यक्रम है दुर्दिया पूजन का। उससे इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है और कार्यक्रम का शुभारंभ अयोध्या के माननीय विधायकगण, माननीय प्रशासनिक अधिकारी और पूज्य संत महंत कर। आगरा के भूमि होटल पर गुरुवार को पुलिस ने छापा मारा। आपको बता दें कि यहां से 8 कॉलेज के छात्र छात्राओं को पकड़ा गया है। पुलिस ने परिजनों को बुलाकर छात्र छात्राओं को उनके हवाले कर दिया। बता दें कि होटल के खिलाफ किसी ने पुलिस से शिकायत की थी, जिसके बाद होटल के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने होटल को सील कर दिया और मामले की जाँच में जुट गई है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हड़पल न्यूज। हर पल आपके साथ।